अच्छा, अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 38। ठीक है, जो सेक्शन नंबर 38 है, इट इज़ अबाउट इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसमें समझना कि वो पर्सन जो कि ऑफ़र करता है किसी दूसरे बंदे को कि वो कोई प्रॉमिस फुलफ़िल करेगा, उसे हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जिससे प्रॉमिस किया जाता है उसे हम प्रॉमिसी कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉमिसर कौन होता है? ठीक है, अब सपोज़ करें कि ए है, वो बी को कहता है कि मैं आपको बाइक जो है वो डिलीवर करूँगा, आप पर सेल कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ए जो है वो प्रॉमिसर है, लेकिन जो बी है वो उससे पेमेंट करेगा। तो प्रॉमिस ए ने बी से किया है, यानी कि बाइक वो बी को देगा। तो बी यहाँ पर क्या है, वो प्रॉमिसी है। ठीक है, अब ये सेक्शन हमें ये बताती है कि अगर एक प्रॉमिसर ऑफर करता है कि वो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, लेकिन जो प्रॉमिसी है वो डिफ्यूज़ कर रहा है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर जो प्रॉमिसर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ही डज नॉट लूज हिज राइट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जो राइट होता है वो फिर लूज नहीं होता, बट द ऑफर मस्ट फॉलो द कंडीशन। लेकिन अगर जो प्रॉमिसी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, और जो प्रॉमिसर है वो अभी भी रेडी है उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, तो फिर जो प्रॉमिसर है उसके राइट जो है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कि जो ऑफ़र हो वो अनकंडीशनल हो। ठीक है, अनकंडीशनल का ये मतलब है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन उसकी ऑफ़र में ना हो। अब इसको समझो कि ए जो है उसने एग्री किया है कि वो रेस्ट 10,000 पे करेगा। ये अगर ये कहता है कि ये ले आपकी 10,000, तो ये वैलिड है, लेकिन अगर ये कहता है कि मैं सिर्फ उसी वक्त पे करूँगा जिस वक्त आप मेरे साथ एक दूसरा पेपर साइन करेंगे, ठीक है, तो ये फिर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वो ये कहते, तो सपोज करें जैसे हमने बाइक की एग्जांपल ली कि वो ये कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ उसी सूरत बाइक जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा जब आप मेरे साथ एक दूसरा एग्रीमेंट भी बाइक ख़रीदने का करेंगे या कोई और चीज़ ख़रीदने का, तो फिर वो ऑफ़र जो है उसके जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड रेडीनेस। ठीक है, ये जो ऑफ़र है, अब देखो सपोज़ करो कि एक आदमी है, वो एक बंदे को ऑफ़र करता है कि मैं आपको बर्थडे केक जो है वो डिलीवर करूँगा इस टाइम पे, इस जगह पे, इतने टाइम के अंदर वो बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन एक बंदा है, उसकी बर्थडे जो है वो लेट्स सपोज़ वो 14 अगस्त को है, ठीक है? लेकिन जो केक है वो डिलीवर करते हैं ऑन 17 अगस्त, ठीक है? तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उल्टा उसका लॉस है, ठीक है? तो वो ये कहता है कि जब आप किसी के साथ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, यानी जब आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस को आप प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस और रेडीनेस, यानी कि केक बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे आप उसे डिलीवर करें। ए मस्ट डिलीवर गुड एट बी शॉप, ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल दूसरी लिखी हुई है कि जो ऑफ़र है वो करेक्ट टाइम, करेक्ट प्लेस पर होनी चाहिए, और जो प्रॉमिसर है वो रेडी हो, और वो इस उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हों कि वो उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर सकता हो। जैसे एक सिंगर है, ठीक है? उसके पास ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसे सिंगिंग आती हो। इसी तरह एक शेफ़ है या एक कुक है, उसके पास ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छी डिशेज़ तैयार कर सकता हो, ठीक है? अब अगर ए ने जो है वो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूँगा बी की शॉप पर, ठीक है? ऑन 1 अप्रैल, ठीक है? और जब वो 1 अप्रैल को गया, उसने चीज़ें बी शॉप पर डिलीवर की और बी ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने में। तो अब जो ए है उसकी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उल्टा जो उसके राइट्स हैं वो अब प्रिजर्व, सेव हो चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, इफ़ गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है? इफ़ इट इज़ अबाउट डिलीवरिंग गुड्स, द बायर मस्ट क्रिएट अ रीज़नेबल चांस टू गेट द गुड्स। अब देखिए बाज़ का तो हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी, वहाँ पर क्या मसला होता है कि जो गुड्स होती हैं वो जो बायर होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो उन्हें चेक कर सके, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर एक बंदा है, सेलर है, उसने बायर को वो चीज़ें दी हैं, ठीक है, और उसने उन चीज़ों को चेक किया है, ठीक है, तो फिर ए सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी, ए ब्रिंग्स राइस एंड अलाउज इट टू चेक, ठीक है, और फिर उसने उसे अलाउ करना है कि वो पहले उन चीज़ों को चेक करे, ठीक है, तो मतलब ये कि इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने चीज़ें डिलीवर करनी है तो बायर को आप चांस देंगे कि वो उन चीज़ों को चेक करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ गुड्स ऑफर टू वन जॉइंट प्रोमिसी, ठीक है, अगर एक बंदा है उसने प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस उसने एक से ज़्यादा बंदों से किया है, सपोज करें हमारे पास 3 प्रॉमिसी हैं
और उसने प्रॉमिस ये किया है कि मैं पेमेंट करूँगा 10,000, ठीक है। अब अगर वो ए ने प्रॉमिस किया हुआ था बी सी डी से पेमेंट करने का, अब 3 प्रॉमिस ही हैं, अगर उनमें से उसने किसी एक के साथ भी प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि उसने ना सिर्फ उसने पेमेंट सिर्फ बी को की है, लेकिन ये कंसीडर किया जाएगा कि उसने पेमेंट ना सिर्फ बी को की है बल्कि सी और डी को भी की है, क्योंकि इसे हम कहते हैं ऑफर टू वन जॉइंट प्रॉमिस ही, ठीक है। अब ये सेक्शन देखो हमें ये ओवरऑल ये बताती है कि जो एक बंदा है उसने प्रॉमिस किया है ना, तो उसने प्रॉमिस किससे किया है, प्रॉमिस ही से किया है। तो प्रॉमिस ही से, और अगर जो प्रॉमिसर है वो अपना पार्ट ऑफ जो है परफॉर्म करने के लिए रेडी है, लेकिन जो प्रॉमिस ही है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो फिर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती और उसके जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व हैं, सेव हैं। लेकिन उसके जो राइट्स हैं वो सेफ उस कंडीशन में होंगे अगर उसका जो ऑफ़र थी वो अनकंडीशनल हो, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर हो, ठीक है। उसने जो गुड्स डिलीवर की पहले उसने बायर को चांस दिया हो कि वो उसने चेक किया हो, और अगर उसने जो परफॉर्मेंस है वो एक से ज़्यादा प्रोमिस को की है, ठीक है, तो वो ऐसे कंसीडर होना चाहिए कि वो ना सिर्फ उसने एक बल्कि उन सब के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को फुलफिल कर दिया है, ठीक है। तो ये सेक्शन ओवरऑल हमें ये बताता है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 39, ठीक है। Section number 39 is about effect of refusal of party to perform promise wholly, ठीक है। कि अगर एक पार्टी है, ठीक है, वो रिफ्यूज़ करती है कि वो परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, या नहीं करना चाहती, या फिर वो कोई ऐसा एक्ट करती है जिसकी वजह से अब वो प्रॉमिस आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। देखो, अब अगर ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी कार सेल करूँगा, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो अपनी कार बी को सेल करने के बजाय सी को सेल कर देता है, तो लिहाजा अब ए और बी का ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी है यानी जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट को उसके बावजूद भी कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि अगर ए ने गाड़ी बी के बजाय सी को सेल कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंटिन्यू रह सकता है। तो फिर इन फ्यूचर ऐसे हो सकता है कि जो सी है वो क्या करे, दोबारा से रीसेल करे ए को, और फिर ए जो है वो क्या करे, बी को सेल कर दे, ठीक है। तो ए एग्जांपल ये है कि ए जो है उसने एग्री किया कि वो सेल करेगा अपनी कार बी को नेक्स्ट वीक, लेकिन नेक्स्ट वीक आने से पहले ही ए ने क्या कर दिया कि आई विल नॉट सेल यू द कार, कि मैं आपको ये गाड़ी नहीं बेचूंगा। अब बी के पास क्या राइट है, बी के पास दो राइट है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, और या फिर अगर उसे किसी किस्म का लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम करे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि ए जो है वो उसका एग्रीमेंट हुआ है कि वो क्या करेगा, अपना हाउस बी को सेल करेगा, ठीक है। बिफोर कंप्लीटिंग द डील, डील को कंप्लीट करने से पहले ए ने हाउस सेल किया सी को, ठीक है। अब ए ने क्या किया कि ये अनएबल कर दिया बी के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके, तो बी के पास अब ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। एक्सेप्शन ये है कि अगर एक प्रॉमिसी बाय वर्ड्स, ठीक है, उसके बावजूद भी वो ये कहता है कि इट्स ओके आई विल वेट, या फिर बाय कंडक्ट, ठीक है, कीप डीलिंग नॉर्मली, वो ये चाहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी कंटिन्यू करेगा, तो फिर वो इन ग्राउंड्स की बेसिस पर कि उसने किसी और को सेल कर दिया, इन ग्राउंड्स की बेसिस पर फिर बाद में उसे कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है ओवरऑल कि अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज़ सेल करनी थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, या फिर अब वो दोनों परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने वर्ड्स के थ्रू क्लियरली या अपने कंडक्ट के थ्रू क्लियरली ये चीज़ शो करे कि इसके बावजूद भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है, तो फिर वो इन ग्राउंड्स की बेसिस पर कि उसने किसी और को सेल कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट को फिर कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 40, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 इज़ अबाउट कि प्रॉमिस किस बंदे को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ही शो करता है कि जो पार्टीज़ हैं उन्होंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हायर किया है, तो फिर उसी पर्सन को जो है वो, और ख़ासकर तब जिस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर उस परफॉर्मेंस में किसी इंसान का कोई पर्सनल टैलेंट, कोई पर्सनल स्किल या फिर कोई पर्सनल ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, तो फिर उस पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट खुद परफॉर्म करना चाहिए। इन इजी वर्डिंग इट मींस कि अगर किसी बंदे ने किसी बंदे के किसी खास टैलेंट की वजह से उसे हायर किया है,
तो फिर उस बंदे को अपने उस टैलेंट की वजह से खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। जैसे एक सिंगर है, ठीक है, अब देखो जो सिंगर होता है, जो उसकी सिंगिंग है वो आगे से उसके बेटे की वो सिंगिंग नहीं हो सकती, लाइकलीहुड पॉसिबल चांस है। तो तो उन्होंने उसे हायर किया उसकी स्पेसिफिक सिंगिंग की वजह से, तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट खुद परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह एक लॉयर है, ठीक है, ही सपोज करेंगे वो कोई क्रिमिनल लॉयर है और उसके बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स वो करता है, ठीक है, एंड ही इज़ अ वेल नोन लॉयर। तो वो क्या करता है कि अपने किसी स्टूडेंट को वो क्या करता है, बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि उस बंदे ने जो फ़ी उस लॉयर को दी है वो उसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से दी है, उसकी उसके यूनिक आर्गूमेंट्स की वजह से दी है, ठीक है। तो लिहाजा उस बंदे को खुद जो है वो क्या आर्गूमेंट्स करने चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि किस वक्त कोई बंदा जो है वो किसी और को बेच सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल टैलेंट, पर्सनल स्किल की नेचर का ना हो, तो तब वो किसी और को बेच सकता है। जैसे आप सपोज करें कि आपने डिलीवरी बेचनी है, ठीक है, डिलीवरी करनी है, तो वो आप किसी को भी देकर डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका पर्सनल स्किल या टैलेंट नहीं रिक्वायर।